Good afternoon to all. I am Ayoniza Padre, Assistant Professor from the Department of Computer Science and Engineering. Welcome you all for today's session. Today we gathered here to discuss about the women empowerment and know how to achieve gender equality. Today we have with us very eminent speaker Mrs. Simran Upadhyay, who is a social worker and independent journalist. She also operates NGO named as Mahila Jan Kalyan Samiti since 10 years. So, welcome Simran ma'am to start the session. I hope you all will enjoy the session. Please ma'am, start the session. Good afternoon to all of you. आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Let's continue. मैम आज का जो सेक्शन रखा गया है वो बेसिकली वुमेन ओरिएंटेड उस पॉइंट्स को लेकर है जो सोसाइटी में कहीं ना कहीं वुमेन्स को दबाती है या जिसका मेन रीजन है कि वुमेन्स आज हमारी सबसे ज्यादा लेबर करती है, सबसे ज्यादा अप्रोच करती है सोसाइटी के लिए, और फिर भी वो पोस्टों से बहुत पीछे हैं, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी को लेकर हो, चाहे वो किसी ऑफिशियल रूप पे हो. I think all one are missing. Everyone is missing. Yeah. Hello. Hello. तो आज हमारी जो वुमेन्स है वो हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान सोसाइटी के प्रति दे रही हैं, सबसे ज्यादा योगदान काम के प्रति दे रही हैं, परिवार के प्रति दे रही हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी जगह, हर जगह इनफैक्ट आपके समाज में पिछड़ी हुई हैं. अगर जेंडर इक्वलिटी को लिया जाए तो वर्ल्ड की रैंकिंग में अगर देखिए तो हम 113वें पायदान पे है. 130 प्लेस इज रियली लिस्ट. हमसे हमारे जो नियर बाई कंट्रीज हैं वो हमसे आगे हैं. श्रीलंका, भूटान जैसी कंट्रीज हमसे आगे निकल चुकी हैं, नेपाल हमसे आगे है. हम इतने पीछे हैं जबकि हमारे पास इतना अच्छा संवैधानिक नियम है. आपके महिलाओं के लिए संविधान में इतने अच्छे प्रावधान हैं, इतने अच्छे नियम हैं महिलाओं के फेवर में, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए. इनफैक्ट टोटल जो एक सिस्टम है वो महिलाओं के लिए बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन हम आज भी इन सब में पीछे हैं. इसका एक बहुत बेसिक रीजन है कि आज कुछ जागरूक लोग तो इन चीजों के बारे में जानते हैं, रेस्ट ऑफ देम कानून या सरकार या जो सोशल जो एक्टिविटीज होती है इनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है. जो कानून में हमारे प्रावधान बनाए गए हैं या कानून में बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम जाने या उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को इनकी जानकारी नहीं है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं. मैं चाहूंगी कि अगर आप लोगों में से कोई कुछ इंक्वायरी किसी बारे में जानना चाहता है पर्टिकुलर तो आप पूछे तो मैं उसके बारे में फिर आपको ब्रीफ में आपको समझाती हूँ. या फिर मैम मैं अपनी बात रखूं? हाँ मैम. मैम कानूनी तौर पर अगर हम सक्षम होते हैं, क्योंकि हमें ये संविधान के थ्रू ये अधिकार दिए गए हैं कि आप कानूनी तौर पर बहुत सक्षम हैं, आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, चाहे वो आपके घरेलू मामलों में हो, चाहे आपके पारिवारिक परिवेश में हो, चाहे जमीन जायदाद से जुड़े हों, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हों या किसी प्राइवेट सेक्टर में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार या किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा अप्रिय घटना होती है या किसी भी प्रकार की कोई किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो आपको ये चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आप इसका फायदा कैसे उठाएं. सबसे पहले आप डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है डोमेस्टिक वायलेंस का. ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, काफी लोग सामने आते हैं, काफी सारे मैटर सामने नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती है. गवर्नमेंट ने 2005 में डोमेस्टिक एक्ट को लेकर
कानून बनाया था, जिसमें बहुत सारे अलग अलग ये हैं, जैसे दहेज प्रताड़ना है, घरेलू हिंसा है। ये एक सामान्य चीज है जो सबको पता है कि दहेज प्रताड़ना पे केस लगता है, आपका दहेज घरेलू हिंसा पे केस लगता है। आपको इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप केस कर सकते हैं, या जो आपके राइट्स हैं आपको नहीं पता। जैसे आप अगर कोई भी महिला अगर अकाउंट में किसी भी तरह का पैसे रखती हैं, तो उसको चलाने का अधिकार सिर्फ महिलाओं को है। आपको जानकर शायद बहुत आश्चर्य होगा कि सिर्फ 23% महिलाएं इंडिया में ऐसी हैं जो अकाउंट ऑपरेट करती हैं। लिस्ट ऑफ देम अकाउंट ऑपरेट ही नहीं करती हैं, उनके किसी प्रकार का कोई बैंक में अकाउंट ही नहीं होता है। जबकि जो फार्मेसी से जुड़ी महिलाएं हैं, जो कृषि कर रही हैं, 40% इन्वॉल्वमेंट महिलाओं का कृषि की तरफ होता है, 40% लेबर करती हैं वो, जबकि सिर्फ 9% महिलाएं हैं ऑल ओवर इंडिया में जिनके नाम पे कृषि भूमि है, या जो हक मतलब जिनके ऑथराइज वो कृषि की जमीन की मालकिन है, ऐसे सिर्फ 9% महिलाएं हैं, जबकि उनका पार्टनरशिप जो उनका योगदान है वो 40% है। आप सोच सकते हैं कि महिलाएं किस उसमें पीछे हैं। तो महिलाएं का जो एक हक है कि अगर वो किसी भी प्रकार से अपना कोई भी बचत करती हैं, किसी भी प्रकार का बैंक में रखती हैं, तो उसको निकालने का हक सिर्फ महिलाओं को ही है, ना कि उनके पति या भाई या जो भी है उनके एक्साइज किसी को भी इस चीज को निकालने का हक नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये कानूनी घरेलू हिंसा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 में इसको मेंशन किया गया है, उसके अगेंस्ट ही क्राइम है। इसके अलावा अब बात आ जाते हैं, घरेलू हिंसा एक बहुत ब्राइट क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इवन की वुमेन्स को आप किसी भी तरह से डोमिनेट करने का अगर आप वो करते हैं, अब्यूज करते हैं किसी तरह से, मारपीट एक बहुत बड़ा वो हो जाता है, लेकिन ये आपके पास प्रावधान है कि आप कानूनी कार्रवाई इसकी करा सकते हैं या एक एक्शन ले सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें इस चीज की जानकारी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए किसी कोर्ट में जाएं, किसी थाने में जाएं। आपके पास सबसे बड़ा अधिकार है कि आप किसी भी प्रकार के हिंसा से या किसी भी प्रकार के कोई भी घटना हो जिसको आपको कंप्लेन करनी हो, तो आप 0 FIR की एक फैसिलिटी होती है जो वुमेन्स के लिए स्पेशल पावर है। 0 FIR इस केस में किसी भी उसमें आपको थाने या कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आप ईमेल के माध्यम से या बाई पोस्ट भी आप अपनी FIR लिखवा सकते हैं। आप जिस संबंधित थाने क्षेत्र में रहते हैं वहां पे आप बाई पोस्ट जब किसी चीज को भेजते हैं तो वो बाउंड है आपको आपके FIR कंप्लेन करने के लिए। इसके लिए आप किसी पुलिस अधीक्षक को आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लेटर लिख सकते हैं, वो आपके संबंधित थाना क्षेत्र को इस चीज की जानकारी देगा और वो बाउंड है आपको, वो मतलब एक कानूनी प्रावधान है कि उनको आपकी FIR लिखनी पड़ेगी, चाहे वो आप FIR ईमेल से करें, ट्रेन जाके करें या बाई पोस्ट करें, आपको आपका अधिकार है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर घरेलू हिंसा के बाद बात करें तो गुजारा भत्ता एक बहुत बड़ा इशू होता है महिलाओं के साथ, क्योंकि जब महिलाएं सेपरेट हो जाती हैं तो कुछ ही परसेंट महिलाएं हैं जो नौकरी करती हैं। काफी एक बहुत बड़ा वो है एरिया है, बहुत ज्यादा ऐसे महिलाओं की क्वांटिटी है जो कि पढ़ी लिखी नहीं होती। जो पढ़ी लिखी है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम कर लेती है, क्योंकि मैंने काफी टाइम NHPC के साथ काम किया है, तो मुझे पता है कि वो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, उनके पास किसी न किसी तरह का स्किल रहता है। तो गवर्नमेंट भी इस चीज में काफी अभी प्रमोट कर रही है कि जिनके पास जो स्किल है, कि कहीं किसी को सिलाई आती है, किसी को पेंटिंग आती है, किसी को हाउस होल्ड वर्क ही आता है, हाउस होल्ड वर्क इज ऑल्सो स्किल, क्योंकि एक घर चलाना, एक जो बाहर काम कर रहे हैं उनका घर चलाना, वो भी बहुत बड़ा स्किल होता है। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट का एक वो है गाइडलाइन है कि आप उनको भी स्किल दीजिए, ताकि महिलाएं जो है वो अपने आप में एक सक्षम वो हो सके और काम कर सके, क्योंकि हर लेवल में काम की जरूरत है, हर लेवल में काम है। हमें उसको पहचानना पड़ता है कि हम जो भी महिलाएं हैं वो किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। कोई पढ़ा सकता है, कोई काम कर सकता है, कोई काम सिखा सकता है, कोई काम पब्लिसिटी कर सकता है, कोई काम सेल आउट कर सकता है। बहुत टाइप ऑफ वर्क्स हैं जिन्हें महिलाएं कर सकती हैं। ये तो वो हो गया जो महिलाएं कर रही हैं, महिलाएं करें या ना करें, गुजारा भत्ता मिलना उनका कानूनन अधिकार है। एडॉप्शन
और मेंटेनेंस एक्ट बना हुआ है। एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर में आप महिला अगर किसी पुरुष से अलग रह रही हैं तो उसका खर्चा देना, उनको पति विवश है इस चीज के लिए कि वो उनका खर्चा दें। इसमें बहुत सारे कॉज और भी आ जाते हैं। पहली चीज, पति अगर कमा रहा है तो उसको अपनी सैलरी का एक पर्टिकुलर परसेंटेज अपनी पत्नी को देना। दूसरा, अगर पति नहीं कमा रहा है तो भी वो मजबूर है अपने बच्चे या अपनी पत्नी के खर्चे को उठाने के लिए। उनको अपना खर्चा कैसे भी करके अपनी पत्नी को उसका खर्चा देना पड़ेगा। आमतौर पे ये कानूनी वो होता है कि वो थ्रू कोर्ट ही वो हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि पर्टिकुलर पर मंथ आपको इतना खर्चा आपको अपनी पत्नी को या बच्चे को देना होगा। इसके अलावा एक जो मेन चीज है वो है जब पति पत्नी अलग होते हैं तो सबसे बड़ी चीज आती है आपका मेंटेनेंस। उससे ज्यादा जरूरी है आपका जो आपकी कस्टडी होती है, बच्चों की कस्टडी एक बहुत बड़ा इशू होता है। बच्चों की कस्टडी किसके पास होगी? क्योंकि महिलाओं को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने बच्चों की कस्टडी अपने पास रखे। इसके लिए वो कोर्ट में अप्लाई कर सकती है और अगर वो सक्षम नहीं है तो उनके पतियों को इस चीज के लिए पूरा खर्चा देना पड़ेगा कि वुमेन अपने बच्चों को अपनी कस्टडी में रखें और उसके पास उनको जो भी जरूरत चीजें हैं वो उनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इसके बाद आ जाता है आपका एडॉप्शन में और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। जैसे महिलाएं अगर अपने पति के साथ रह रही हैं या ना रह रही हैं, उनके पास ये राइट है कि वो किसी भी बच्चे को, किसी जैसे संस्थाएं होती हैं जो अनाथ बच्चों की होती हैं या जरूरतमंद होते हैं, वहां से अडॉप्ट कर सकें। तो हर महिला को ये अधिकार है कि अगर वो सक्षम है और उस क्राइटेरिया में आती है तो किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। फर्स्ट चीज, अगर वो अकेली है तो वो ये उनका स्वतंत्र अधिकार है, और अगर वो अकेली नहीं है, विवाहित है, पति के साथ है, तो ये दोनों की सहमति से वो अडॉप्ट कर सकती हैं। ये हमारे यहाँ एडॉप्टेशन एक्ट का नियम है। इसके बाद आ जाते हैं जमीन जायदाद से जुड़े मुद्दों का अधिकार। महिलाओं को ज्यादातर इस चीज के बारे में जानकारी नहीं होती है कि किस प्रॉपर्टी से उसका हक है या किस चीज पे उसका हक है। जमीन जायदाद के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं होने की वजह से लोग उनकी ही नाम की प्रॉपर्टी को इधर उधर बेच देते हैं, या कई बार विधवा होने के बाद उनको उनका अधिकार नहीं मिलता या विवाह पश्चात उनको उनका अधिकार नहीं मिलता। तो उनके कुछ व्यक्तिगत अधिकार हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से वो उन अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। जैसे कोई भी पत्नी, अगर कोई भी पति मर जाता है और एक पत्नी विधवा हो जाती है तो पति के नाम पे जो भी संपत्ति होगी उसमें उनकी पत्नी का पूरा हक होगा। अगर पत्नी, बॉम्बे कोर्ट का फैसला था, अगर वयस्क बच्चे हैं, मान लीजिए उनके जो वयस्क बच्चे हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का समान हिस्सा होगा। किसी भी रूप में अगर विधवा हैं और उनके पति की प्रॉपर्टी है तो उससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी कारण हो। दूसरा, अगर ससुराल की प्रॉपर्टी है और फोरफादर प्रॉपर्टी है तो उसमें पत्नी का पूरा हक होता है। इसके अलावा अगर आपके विवाह पूर्व की कोई प्रॉपर्टी है जो आपके पुश्तैनी है, मतलब आपके दादा परदादा किसी की भी प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी किसी भी महिला का विवाह पश्चात भी पूरा हक होता है। अगर मान लीजिए दो बहन दो भाई हैं तो उस प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे और बराबर बहनों को दिया जाएगा। आमतौर पर क्या होता है, विवाह पश्चात इस चीज की जानकारी नहीं होने की वजह से उनको इस चीज का हक नहीं मिलता, ना वो इस चीज के लिए आगे प्रयास कर पाते हैं क्योंकि उनको इस चीज की जानकारी नहीं होती है। ये कानूनी प्रावधान है कि विवाह पश्चात भी आपकी फोरफादर प्रॉपर्टी, आपके दादा या परदादा किसी की भी जायदाद हो, आपके बराबर हक मिलता है। इन दैट केस अगर आपके पिता की संपत्ति है, पिता की संपत्ति में आपका ये प्रावधान है कि अगर उनने वसीयत बनाई है, पिता या माता की संपत्ति में अगर उनने वसीयत बनाई है तो आपको उसको हक मिलेगा, और अगर उनने वसीयत नहीं बनाई है, अगर उनने वसीयत नहीं बनाई, वसीयत में अगर आपका मेंशन है
सपोज दैट किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को अगर वो मेंशन करते हैं कि नहीं ये हमारे बेटे को ही मिलना है, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर वो मेंशन नहीं है कि अगर वो बेटी को मिलना है तो बेटी को मिलेगा, बेटा को मिलना है तो बेटे को मिलेगा, लेकिन अगर वो मेंशन नहीं है, किसी कारणवश उनकी आपातकाल मृत्यु होती है या अपनी प्रॉपर्टी का कोई वारिस को घोषित नहीं करके जाते हैं, इन दैट केस आपके जितने भाई बहन होंगे उन सब में उस चीज का बराबर हिस्सा बटेगा, इंक्लूडिंग आपकी माता जी के, अगर वो जीवित हैं तो। इसके बाद आ जाते हैं कामकाजी महिलाओं के। कामकाजी महिलाएं आज की डेट में काफी ज्यादा हैं और मैं समझती हूँ कि जितने आप लोग सब सुन रहे होंगे आप सब कामकाजी महिलाएं होंगी। कामकाजी महिलाओं को लेकर कानून में बहुत अच्छा प्रावधान बनाया गया है। कामकाजी महिलाओं को जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए बहुत पॉइंट टू पॉइंट कानून में बहुत क्लियर कई सारी चीजें मेंशन की गई हैं। जैसे 2013 में एक संशोधन आया था कानून में जिसे यौन उत्पीड़न को लेकर था। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है क्योंकि आमतौर पर जो महिलाएं काम करती हैं घर से बाहर निकल के जब आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर से हो जाते हैं तो यौन उत्पीड़न एक बहुत ही सामान्य प्रोसेस है जो कि आपको आए दिन सुनने में मिलता है। इसको लेकर कानून में बहुत अच्छे कुछ प्रावधान बनाए गए हैं जिनकी जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। किसी भी संस्था में जहां एक महिला काम करती है, सबसे पहले यौन उत्पीड़न की बात करेंगे, देन इसमें कामकाजी महिलाओं का और भी कई सेक्टर्स हैं। जो महिला किसी भी संस्था में काम करती है उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है या किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी मामला अगर सामने आता है तो सबसे पहली चीज उनको इस चीज की शिकायत अपने अधिकारी से करनी होगी। अगर आपके अधिकारी इस चीज को नहीं सुनते हैं तो इसके ऊपर केस बन सकता है। ये तो एक पार्ट हुआ। इसका जो कानूनी प्रावधान ये है कि आपकी संस्था या आपकी कंपनी किसी में भी अगर कोई महिला काम कर रही है, महिला कर्मी है, तो आपको उनकी समस्या सुन के उसकी एक समिति गठित करनी पड़ती है। उस समिति में कम से कम 5 महिलाओं का होना जरूरी है। अगर 10 जनों की समिति है तो 5, अगर 5 जनों की समिति है तो 3 महिलाओं का उसमें होना जरूरी है और महिला ही इस समिति को लीड करती है और इस चीज की पूरी छानबीन करती है कि अगर किसी महिला के साथ किसी पुरुष द्वारा किसी प्रकार का अव्यवहार किया गया हो या किसी प्रकार का जिसे कह सकते मिसबिहेवियर यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी घटना हुई हो, जिसकी शिकायत आई हो इस कमेटी में, तो ये कमेटी उसकी पूरी छानबीन करके रिपोर्ट सबमिट करेगी। ये कमेटी के हाथ में होता है और ये मस्ट है कि अगर आपको कोई कंप्लेन करता है तो आप इस चीज की पूरी छानबीन करें और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इसके लिए कानूनी तौर पर दोषी पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें एक्ट के अनुसार आप बराबर के